नमस्कार साथियों, आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत आ रहा है बताइए इसके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नरेंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि अपनी सीरीज चल रही थी यूपीएससी के सिलेबस को लेकर, यूपीएससी के पिलर, मेन पिलर, किसी भी कमीशन का जो पिलर होता है उसका सिलेबस होता है, उसके सिलेबस को लेकर अपनी बात चल रही थी। तो मैं आज उसी को लेकर, जैसा कि मैंने आपको एनवायरनमेंट के बारे में आज मुझे बताना है, मैंने आपको हिस्ट्री, पोल साइंस और जियोग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स का सिलेबस मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। तो उसी सीरीज को जारी रखते हुए आज मैं आपके सामने एनवायरनमेंट का सिलेबस प्रस्तुत करने जा रहा हूं। देखो, एनवायरनमेंट के सिलेबस में यूपीएससी कितना वेटेज देती है, एनवायरनमेंट इतना महत्वपूर्ण टॉपिक क्यों बन जाता है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेकिन पहले तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। तो पहले प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूं तो सबसे पहले यूपीएससी के सिलेबस में प्री के सिलेबस में मेंशन किया है पर्यावरण और पारिस्थितिकी के नाम से। क्या? पर्यावरण और पारिस्थितिकी। क्या होता है पर्यावरण? अपने चारों ओर का वातावरण। एनवायरनल शब्द से बना है फ्रांस के। इसी तरह इकोलॉजी, पारिस्थितिकी क्या होता है? यह भी एक प्रकार का पर्यावरण होता है, लेकिन जहां पर जीवन संभव हो। ठीक, पर्यावरण में कुछ भी आ सकता है, इसके जैविक घटक भी होते हैं, इसके भौतिक घटक भी होते हैं। इकोलॉजी में सभी मिलकर परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक, तो एक्चुअली में यूपीएससी के जीएस 3 का भी पार्ट है और 3 का भी पार्ट है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में हमें किस बात पर ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है, जहां से यूपीएससी हमसे क्वेश्चन पूछेगा? देखो, मैंने आपसे कह दिया भैया, पहले मैं सिलेबस कराऊंगा इतना डीपली कि आप पीछे के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हो, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कि आप अब की बार का 2022 का क्वेश्चन उठाकर देख लो, इसी डिग्री से क्वेश्चन आया हुआ है। आप इकोटोन से उठाकर देख सकते हो, पर्यावरणीय प्रबंधन के अंदर आया हुआ है। आप बायोम से क्वेश्चन उठाकर देख सकते हो, आप बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन उठाकर देख सकते हो। तो एक्चुअली में यूपीएससी डिमांड क्या करती है? डिमांड करती है स्मार्ट वर्क की। यहां से खेलना पड़ेगा। अरे मेहनत तो सारी दुनिया करती है जनाब, मजा तो तब है जब हौसलों की उड़ान ऐसी हो कि यूपीएससी भी कांप जाए। हमें कुछ ऐसा करना ही होगा। तो चलो साथियों, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पर्यावरण और पारिस्थितिकी में सबसे पहले अगर कोई भी लाइन यूपीएससी ने जिक्र किया वो है पर्यावरण। व्हाट इज एनवायरनमेंट? क्या है पर्यावरण? ठीक। दूसरा, पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण क्या है? पर्यावरण का प्रदूषण जैसे मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। ठीक। इसके अलावा पर्यावरणीय प्रबंधन, पर्यावरण मतलब प्रदूषण हो गया तो उसका प्रबंधन करने के लिए भी तो कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। आज आपको पता है औद्योगिकरण और प्रौद्योगिकीकरण का युग है, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का युग है आजकल। तो सबसे ज्यादा कार्बन के ऊपर जोर चल रहा है, तो एक्चुअली में पर्यावरण को नुकसान तो सबसे ज्यादा हो रहा है। अगर सबसे ज्यादा हो रहा है तो इसके प्रबंधन की भी जरूरत पड़ेगी ना हमें। तो यूपीएससी आपसे भी क्वेश्चन बनेगा, जैसे प्रबंधन की जरूरत कैसे पड़ेगी? देखो, भारत के अंदर नेशनल पार्क है लगभग 130 के अप्रोक्सीमेट, भारत के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भारत के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व है। ये जोन होते हैं जहां पर हम पर्यावरण को सुरक्षित करते हैं, वहां की जैव विविधता को हम वहीं पर सुरक्षित करते हैं, ताकि वहां की वनस्पति और वहां पर पाए जाने वाले जीव और वहां पर पाई जाने वाली अन्य प्रकार की औषधियां, अन्य प्रकार की कोई भी गतिविधि, अन्य प्रकार का कोई भी संसाधन का भी दोहन हम ऐसे नहीं कर सकते। तो उसके लिए ठीक। दूसरा पूछती है पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी कार्य प्रणाली कैसी है? एक्चुअली में पारिस्थितिकी का प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र कितना बड़ा हो सकता है, कितने से लेकर कितना बड़ा हो सकता है? क्या बायोम भी पारिस्थितिकी का भाग है? ये पहले दिनों पर्यावरण है सिर्फ, लेकिन फर्क किसका होगा? जैविक, अजैविक और भौतिक घटक का। ठीक, जैविक, अजैविक एंड भौतिक घटक। ठीक। अब हम आगे बात करते हैं जैव विविधता। जैव विविधता से भी क्वेश्चन आता है। जैव विविधता का क्या मतलब है? जैसे कि पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए एक उपभोक्ता और एक क्या होता है? उत्पादक, यानी कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के बीच में एक संतुलन होना जरूरी है। लाइक हमने 8th क्लास में पढ़ा है घास का मैदान। घास के मैदान को कौन खाता है? कीट को कौन खाता है? मेंढक को कौन खाता है? मेंढक को कौन खाता है? सांप को कौन खाता है? सेब या फिर जो भी बाज वगैरह। इसका मतलब कोई ना कोई तो संतुलन बनाओ। इसी प्रकार की जैव विविधता, जैसे कि हमने माना है कि
ब्राजील का अमेजन वन है, सबसे घना वन है, यानी कि पृथ्वी का फेफड़ा कहलाता है। वो 33% वायु वहीं से रिलीज होती है। पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने में सहायक है। तो क्या हमें बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण नहीं करना चाहिए, कंजर्वेशन नहीं करना चाहिए? अगर उनका कंजर्वेशन करना चाहिए तो क्या कदम उठाए जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को लेकर? बायोडाइवर्सिटी में इकोटोन भी आ जाएगा, इकोटाइप भी आ जाएगा। इसके अलावा हमने क्या क्या किया है, जैसे कि कोई भी डेल्टा फॉर्म होता है या ज्वारनदमुख फॉर्म होता है किसी न किसी ने, वहां पे भी जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। एक्चुअली में तटीय के ऊपर भी जैव विविधता पाई जाती है। तो एक्चुअली में बायोडाइवर्सिटी क्या है, क्यों है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके एप्लीकेशन सब कुछ हमें करना पड़ेगा दोस्तों, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी और प्री के पर्सपेक्टिव से भी। अब मैं आगे बात करता हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, लेकिन पिछली क्लास में मतलब थोड़ा सा अलग था। इकोनॉमिक्स में इसका अर्थ कैसे लिखे हम? सामाजिक आर्थिक विकास, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ ऐसे हो कि वो इंक्लूसिव ग्रोथ को, समावेशी विकास को बढ़ावा दे। इसमें क्या है, पर्यावरण को भी ध्यान में रखा जाए। पर्यावरण को ध्यान में रखा जाने का मतलब क्या है? जैसे कि कोई परियोजना स्थापित करनी है, परियोजना अगर हम स्थापित करेंगे तो उससे पहले हमें ब्यौरा देना होगा, यानी उसके बारे में सिलेबस में मेंशन भी किया है। उसको यूपीएससी ने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के जरिए नापा है। इसका क्या मतलब है? एनवायरमेंट असेसमेंट। ठीक ब्रो। अब हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन। तो आज का दौर तो क्लाइमेट चेंज का ही है। वैसे ये प्राकृतिक भी होता है और मानव निर्मित भी होता है, लेकिन पृथ्वी आज तक 5 बार जलवायु परिवर्तन का दौर देख चुकी है और आज अब छठा चल रहा है। और छठा ना ऐसा माना जा रहा है कि जिसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसके क्लाइमेट चेंज में 2 चीज होती है, एक ग्लोबल वार्मिंग होती है, एक ग्लोबल कूलिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो आज जैसे कि अपनी COP26 के भी ग्लासगो में समिट हुई है, उससे पहले 2015 के अंदर COP21 हुई, उसके अंदर भी भारत ने कसमें खाई थी, अभी भी खाई है, वो भी हमें याद रखनी पड़ेगी। स्टेटमेंट वगैरह से क्वेश्चन उठे। इसके अलावा एसिडिक रेन का क्या मतलब है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या फिर नाइट्रिक एसिड के साथ वर्षा का गिरना जो फसलों के लिए नुकसानदायक हुआ। ठीक, अब मैं बात करता हूँ सागर का अम्लीकरण, एसिडिफिकेशन ऑफ रेन। सागर बहुत बड़ा स्रोत है, आपको इस चीज का पता होगा। संसाधनों का भी दोनों सागरों से करते हैं। आजकल केबल लाइन वहां से बुझाई जा रही है, दुनिया का 90% व्यापार सागरों से हो रहा है। अगर सागर का अम्लीकरण, यानी कि सागर का अगर अम्लीकरण हो जाएगा, वहां पर प्रवाल विरंजन हो जाएगा। एक्चुअली में वहां के प्रवाल मरने लगेंगे, वहां पर शैवाल मरने लगेंगे, फाइटोप्लैंक्टन वगैरह मरने लगेंगे, वैसे मरने लगेंगे। तो ऊपर का सारा जो 20% भाग जहां तक प्रकाश पहुंच सकता है, जहां से हम कार्बन, यह क्या काम करता है? सागर का तट होता है ना, सागर की सतह होती है, ऊपरी सतह, वो ना नाइट्रोजन चक्र बनाए रखने में सहायक। अगर उसका एप्लीकेशन हो जाएगा तो नाइट्रोजन चक्र नहीं बन पाएगा। इसके बारे में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। सुपोषण, यूट्रोफिकेशन क्या होता है दोस्तों? एक्चुअली में आपने काई का नाम सुना होगा, जो हरी नील हरित शैवाल, ग्रीन ब्लू एल्गी बोलते हैं हम जिसको। ठीक, उसके बारे में यूट्रोफिकेशन, इसके बारे में भी आपको पढ़ना। जैव रासायनिक चक्र में क्या मतलब है? जैसे कि मिट्टी के अंदर कार्बन वगैरह या फिर अन्य तत्व पाए जाते हैं। अन्य तत्व अगर पाए जाते हैं तो किसी न किसी के जरिए एक चक्र बनाए हुए हैं। जैसे हम जल चक्र की बात कर सकते हैं, नाइट्रोजन चक्र की बात कर सकते हैं, कार्बन चक्र की बात कर सकते हैं, ऑक्सीजन चक्र की बात कर सकते हैं, ये सब। इसके अलावा मैंने आपको एनवायरमेंट असेसमेंट के बारे में बताया दिया, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के बारे में। ठीक, इन सब के बारे में यूपीएससी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। अब इसकी डिमांड कैसी रहती है? 7 से 8 क्वेश्चन। साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पूरी प्री के लिए, और क्वेश्चन इतने सिंपल आते हैं। जैसे कि अब की बार में क्वेश्चन आया था, अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? बताओ। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, हम आराम से कैरी कर सकते हैं, धीरे धीरे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप और आराम। अब अपना लास्ट पोर्शन बचा है दोस्तों। जैसा कि एनवायरमेंट और इकोलॉजी के सिलेबस को हमने समझ लिया, उससे पहले हमने साइंस एंड टेक के सिलेबस को और प्री के जो 4 फाउंडेशन सब्जेक्ट थे उनको भी हमने समझ लिया। अब हम क्या समझेंगे? अब हम समझेंगे सामान्य विज्ञान से 3 पोर्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आप 8th, 9th और 10th की जो बेसिक साइंस है ना, उसको उठाकर देख लेना, उसको पढ़ लेना। वहां से क्वेश्चन बेसिक साइंस से ज्यादा 1 या 2 क्वेश्चन बनता है, ऐसे ज्यादा नहीं बनता। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ समसामयिक मुद्दे। एक्चुअली में करंट कहां से करेंगे और कैसे करेंगे, ये सबसे मेन मुद्दा है, क्योंकि करंट यूपीएससी का सबसे मेन पिलर है। अगर मैं चलो यूपीएससी के मैं आपको 5 पिलर बताता हूँ दोस्तों। देखो, 1 या 2 4 पिलर जो मैंने डिसाइड किए हैं, मैं उसी पर चलता हूँ। जैसे सबसे पहले होता है सिलेबस।
सिलेबस के बारे में हमने खुलकर जिक्र किया है, प्री के सिलेबस के बारे में। अगर कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में मुझको बता सकते हो दोस्तों। ठीक, अब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्री के लिए बहुत ज्यादा और मेंस के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक, अब होता है मेन। एक्चुअली में यूपीएससी डिमांड क्या करती है, पर्सनैलिटी कैसी मांगती है, आपके अंदर परसिवरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या, परसिवरेंस, यानी कि एक ऐसी लगन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे आप यूपीएससी क्रैक कर सको, वो जिद्दीपना होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा परसिस्टेंस, ये वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू है, परसिवरेंस, परसिस्टेंस, और एक चीज और लगा सकते हो आप, डेडिकेशन। तीन चीज तो चाहिए चाहिए यूपीएससी। ठीक, इनके अलावा एग्जाम, ये इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एग्जाम क्रैक करने के लिए और कौन कौन से पिलर चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा आंसर राइटिंग, और इसके अलावा एक मेन पिलर है करंट अफेयर्स, और एक होता है मैगजीन। मैगजीन या न्यूज़पेपर ले सकते हो आप इसकी जगह, मैगजीन या फिर न्यूज पेपर। अब करंट अफेयर कहां से करें और कैसे करें। करंट अफेयर ऐसे हुआ दोस्तों, जैसे कि कोई भी मुद्दा अभी करंट में चल रहा है, राजनीति से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, राजनीति से रिलेटेड। जैसे चुनाव आयोग आ गया, अगर चुनाव आयोग न्यूज में है तो एक्चुअली में यूपीएससी कहां से पूछेगा, मेंस के अकॉर्डिंग अलग से देखना पड़ेगा और प्री के अकॉर्डिंग। जैसे चुनाव आयोग कौन से आर्टिकल में आता है, संविधान की कौन से भाग में आता है, अभी हाल ही में चीफ कौन है, कब गठित हुआ, कैसे चुनाव करवाता है, राज्यों में चुनाव कैसे होता है, क्या राज्य में चुनाव होने वाले चुनाव और भारत में होने वाले चुनाव एक ही चुनाव आयोग करवाता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे, कौन सा चुनाव आयोग करवाता है, एक्चुअली में चुनाव आयोग किस तरह करता है। इस तरह के लिए समसामयिक मुद्दों का हमें जरूरत पड़ेगा। जैसे कि रामानुजन का जिक्र है, रामानुजनाचार्य, इसकी प्रतिमा स्थापित की गई थी, तो इसके बारे में प्रतिमा कितनी लंबी थी, करंट के अंदर जो भी और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका जो भी है उसके बारे में हमें खूब डिटेल से जानना पड़ेगा दोस्तों। इसके बारे में मैं बात करूं, जैसे कि अभी हाल ही में हमने शोक स्तंभ स्थापित किया है अपने पार्लियामेंट पर, हमने नई न्यू पार्लियामेंट भी बनाई है। एक्चुअली में हमें इन सब के बारे में डीपली, कोई भी समसामयिक मुद्दा जो दिन में चल रहा है, कोई भी करंट अफेयर का वो मुद्दा, वो इश्यू, इसके अलावा इश्यू मैं बात करता हूँ, वैसे इश्यू बहुत ज्यादा इश्यू तो चलते रहते हैं। जैसे कौन सी इश्यू है जो मेन चलते रहते हैं, वो मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। जैसे महिला सशक्तिकरण में क्वेश्चन उठे ही उठेगा मेंस में, लेकिन प्री के अंदर भी पूछ सकते हैं। यूपीएससी वालों का क्या है, ठीक, दिव्यांगजन हो गया, अब की बार क्वेश्चन आया हुआ है, आप मेंस में उठा लेंगे, मेरे नोट्स कवर कर रहे हैं इसको, मैंने खुद बनाया था, मई योजना के मैगजीन से बनाया था ये क्वेश्चन दिव्यांगजन वाला, और वहीं से एज इट इज क्वेश्चन नोट कराया हुआ है। एक्चुअली में यूपीएससी डिमांड क्या करती है, अरे स्मार्ट वर्क की डिमांड करती है यार, मेहनत तो दुनिया करती है, मजदूर भी मेहनत करता है। एक्चुअली में ये चीज तो लगानी पड़ेगी दोस्तों। अरे दोस्तों, यूं ही तो हासिल नहीं होते मुकाम, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर सोच ही लिया है यूपीएससी का तो तड़प तड़प के कब तक मरना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। चलो इसी के साथ अलविदा बोलता हूँ, और जैसे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर है दोस्तों। आप सभी का ही तो मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स अच्छा चाहिए। अगर आप मेरा साथ दोगे, मैं आपको मेरे साथ में यूपीएससी की तैयारी करूँगा, मैं 2024 का अटेम्प्ट दूंगा, और मेरा मकसद ये रहेगा मेरे जैसे जो भी स्टूडेंट है, जो भी बालक है, जो भी बच्चा है, जो भी एस्पिरेंट है, जो तैयारी कर रहा है, प्लीज वो मेरे साथ में तैयारी करता जाए। मैं गारंटी देता हूँ आपको इस बात की कि आप यूपीएससी क्रैक करने वाले बंदे जरूर बनेंगे, आप वो एस्पिरेंट जरूर बनेंगे, सफल एस्पिरेंट। और मैं कामना करता हूँ कि आप सभी सफल हो, आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर रूप से आगे बढ़ते रहे। तो इसी के साथ अलविदा, फिर से